तो हेलो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जनरल नॉलेज के बारे में बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा सभी विद्यार्थियों से कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपके देखिए वीडियो के नीचे एक ऐसा सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे दबाकर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल है तो इसे सफ़ेद कर दीजिए और साथ में एक घंटी आएगा, इसे भी दबाकर आप ऑन कर लीजिए, जिसे ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपकी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है, हमारी पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए हम आज का शुरू करते हैं। जो हमने लुसेंट से लिया है इसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, तो हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ से। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की सनातन कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीलों का नाम था। प्राचीन भारतीयों अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जमुना वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी ने इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा इसे ईदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदलते विद्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों को का बहुत मत है। नोट, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ठीक है, भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो अभी आप बताएं कि किस काल में हैं आप। नोट, इससे सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मनी इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। सॉरी, ठीक है, थोड़ी हिंदी हिचकिचाहट होती है, मुंह में छाला हो गया बच्चों, तो ये मत सोचिएगा कि सर पता नहीं क्यों हिचकिचा के, तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, जिन्होंने 1638 के दशक में और 1707 तक में के दौरान ये किया गया था। ठीक है, प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब यहाँ इनके स्रोत क्या हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है, तो हम आपको दिखाते भी चलेंगे यहाँ से। ठीक है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का
सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबक का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौष्य रूप से मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। चलिए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद मुंह में छाला होने से ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से ईश्वर की महिमा के बारे में और राजनीतिक प्रणाली, इतिहास के बारे में इसे हमें जानकारी मिलती है। वही बात करते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अब विश्वामित्र द्वारा जो रचित है, ठीक है, रचित ऋग्वेद, इनके तीसरे मंडल में, ठीक है, अब ये मंडल क्या होते हैं आगे आप लोग जानेंगे। ठीक है, इनके तीसरे मंडल में देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को कहा जाता है। चतुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आप रामायण देखते होंगे, महाभारत भी देखते होंगे। हिंदू धर्म का एक संपूर्ण एवं प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है रामायण, जिसे बहुत मन से लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते भी हैं। ठीक है, तो उसी की ये द्वारा ये चर्चित है। ठीक है, चलिए आगे कुछ देखते हैं और भी टॉपिक। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब यहाँ आप नोट भी देख लें। ठीक है, यहाँ सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। मतलब सबसे पहले जो बना था वो ऋग्वेद बना था, ऋषियों के द्वारा बना था। उसके बाद जब सारे जो वेद बन गए, 3 वेद बन गए, तो उसके बाद चौथा मतलब सबसे बाद वाला अर्थवेद, मतलब सभी का निचोड़ निकाला गया और अर्थवेद बनाया गया। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ठीक है, ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक उन लोगों के लिए जो लोग IAS, PCS या SSC
और बाकी जो यूपीपी और बाकी परीक्षाओं के लिए तैयारियां करते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे जाते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। प्राचीन में क्या होता था कि इन्हें वेद पढ़ने का कोई भी छूट वरीयता नहीं मिलती थी। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। शपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जालालोपनिष में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथि में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद समृद्धि गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। वहीं जातक में क्रमबद्ध को पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसके मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रजतरंगिणी 8 तरंग, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की संधि, विजय का वृत्त, चचन नामा लेखन अली मोहम्मद अहमद में सुरक्षित हैं। मुंह में छाला होने की वजह से बच्चे बहुत ही। अष्टादश संस्कृत भाषा कल्याण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाकाव्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना चाहते हुए भी यहीं पर हम आप लोगों को रोक देते हैं। इसके बाद आगे की टॉपिक जो भी है,
ठीक है, विदेश यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और हाँ, हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं